कॉलोनियां स्वतंत्र और आजाद। महोदय, मैं यह प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि यूनाइटेड कॉलोनियां स्वतंत्र और आजाद राज्य है जिसका उन्हें अधिकार है, और उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य से अपनी दोस्ती के बंधन तोड़ लेने चाहिए और ग्रेट ब्रिटेन से सारे राजनीतिक संबंध पूरी तरह से समाप्त कर लेने चाहिए। लिए के सनसनीखेज प्रस्ताव पर गर्म हुए बहस, और यह इतनी लंबी चली कि अब उसका धैर्य जवाब दे गया। अंत में कई दिनों की बहस के बाद वह फिर से फर्श पर आया और स्पष्ट और दृढ़ आवाज में बोला, अध्यक्ष महोदय, हम कई दिनों से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। यही एकमात्र रास्ता है जिस पर हम चल सकते हैं। फिर हम और ज्यादा विलंब क्यों कर रहे हैं? बहस में समय क्यों गवाया जाए? इस सुखद दिन अमेरिकन गणराज्य का जन्म हो जाने दे, उसे उठ खड़ा होने दे, और हमारा यह राज्य विनाश और विजय पर आधारित नहीं होगा, बल्कि इसके माध्यम से तो शांति और कानून के राज्य की पुनर्स्थापना होगी। इससे पहले कि उनके प्रस्ताव पर अंतिम वोटिंग हो, ली को वर्जीनिया वापस लौटना पड़ा, क्योंकि उनके परिवार में गंभीर बीमारी हो गई थी। परंतु जाने से पहले उन्होंने इस काम का बीड़ा अपने मित्र जेफरसन के हाथों में सौंपा, जिसने तब तक संघर्ष करने का वादा किया जब तक कि सकारात्मक एक्शन नहीं लिया जाता। उसके कुछ समय बाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैनकॉक ने जेफरसन को स्वाधीनता का घोषणा पत्र तैयार करवाने वाली कमेटी का चेयरमैन बना दिया। कमेटी ने लंबे समय तक उस दस्तावेज को तैयार करने में कठोर मेहनत की, जिसे कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लिया जाने का अर्थ यह था कि जो भी आदमी इस पर हस्ताक्षर करेगा, वह इस तरह से अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करेगा। यदि कॉलोनियां ग्रेट ब्रिटेन के विरोध में युद्ध हार जाए, और युद्ध तो तय था। दस्तावेज तैयार हो गया और 28 जून को उसका मूल मसौदा कांग्रेस के सामने पढ़ा पढ़ा गया। कई दिनों तक इस पर विचार हुआ, इसमें संशोधन हुए और इसे सर्वसम्मत रूप दिया गया। जुलाई को थॉमस जेफरसन सभा के सामने खड़े हुए और उन्होंने निर्भीकता से कागज पर लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण निर्णय पढ़ा। जब मानवीय घटनाओं की यात्रा में यह आवश्यक हो जाता है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ राजनीतिक बंधनों नेक्स्ट मैम के साथ जब मानवीय घटनाओं की यात्रा में यह आवश्यक हो जाता है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ राजनीतिक बंधनों को नष्ट कर ले और अपनी स्वतंत्रता की शक्तियों का उपभोग करते हुए अलग और समान दर्जा प्राप्त कर ले, जिसे प्रकृति के नियमों और ईश्वर ने प्रदान किया है, तो मानव जाति के विचारों के प्रति सम्मान की यह मांग होती है कि वे उन कारणों की घोषणा करें जिनसे वे अलगाव के लिए प्रेरित हुए। जब जेफरसन ने पूरा घोषणा पत्र पढ़ा तो उस पर वोटिंग हुई, उसे स्वीकार किया गया और उस पर 56 लोगों ने हस्ताक्षर किया, जिनमें से हर एक ने उस पर अपना नाम लिखने का निर्णय के साथ ही अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। उस निर्णय से एक राष्ट्र अस्तित्व में आया जिसने भविष्य में मानव जाति को हमेशा के लिए निर्णय लेने के अधिकार की सौगात दी। उन घटनाओं का विश्लेषण करें जिनकी बदौलत स्वाधीनता का घोषणा पत्र तैयार हुआ, और यह विश्वास करें कि यह राष्ट्र जो आज दुनिया के सभी देशों के बीच सम्मान का पात्र है और जो इतना शक्तिशाली है, उसे बनने का निर्णय 56 लोगों के मास्टरमाइंड समूह ने लिया था। इस तथ्य को अच्छी तरह से जान ले कि उनके निर्णय ने वॉशिंगटन की सेनाओं की सफलता को सुनिश्चित कर दिया था, क्योंकि उस निर्णय का भाव हर सैनिक के दिल में था जो युद्ध करने गया। जब इस तरह की आध्यात्मिक शक्ति आपके साथ होती है तो असफलता आपके पास भी नहीं फटक सकती है। यह भी समझ ले व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से कि जिसने इस देश को स्वतंत्रता दी, यह वही शक्ति है जिसका
नेक्स्ट, जिसका प्रयोग हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जो खुद अपने निर्णय लेता है। यह शक्ति इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों में आती है। स्वाधीनता के घोषणा पत्र में इसे खोजना कठिन नहीं होगा। कम से कम 6 सिद्ध तो आपको मिल ही जाएंगे: इच्छा, निर्णय, विश्वास, लगन, मास्टरमाइंड और सुव्यवस्थित योजना। इस पूरी फिलॉसफी में यह सुझाव मिलेगा कि अगर प्रबल इच्छा के विचार का समर्थन मिले तो इसमें अपने आप को भौतिक रूप में बदलने की प्रवृत्ति होती है। आप इस तरीके का आदर्श उदाहरण इस कहानी में खोज सकते हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन के संगठन की कहानी भी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि विचार किस तरह अद्भुत रूप से रूपांतरित होते हैं। इस तरीके के रहस्य की खोज में चमत्कार की तलाश ना करें, क्योंकि आपको चमत्कार नहीं मिलेगी। आपको केवल प्रकृति के शाश्वत नियम मिलेंगे। यहाँ नियम हर उस आदमी के लिए उपलब्ध है जिसमें इनका प्रयोग करने का विश्वास और साहस है। इनका प्रयोग देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है और अमीर बनने के लिए भी। जो लोग तत्काल और निश्चित निर्णय पर पहुंचते हैं, वे जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और आमतौर पर यह उन्हें मिल जाता है। जीवन की किसी भी क्षेत्र में लीडर्स तत्काल और दृढ़ता से निर्णय लेते हैं। यही वह सबसे प्रमुख कारण है कि वे लीडर्स होते हैं। दुनिया में उस व्यक्ति को जगह देने की आदत होती है जिसके शब्दों में कार्यों से पता चलता है कि वह जानता है कि वह कहाँ जा रहा है। अनिर्णय एक ऐसी आदत है जो बचपन में शुरू होती है। जब बच्चा ग्रेड स्कूल और कॉलेज में आगे बढ़ता है तो यह आदत धीरे धीरे स्थायी आदत बनती जाती है, जिसमें लक्ष्य की कोई निश्चितता नहीं होती। अनिर्णय की आदत विद्यार्थियों के साथ उस व्यवसाय में भी जाती है जिसे वह चुनता है। अगर वह सचमुच कोई व्यवसाय चुने, आमतौर पर कॉलेज से निकलने के बाद विद्यार्थी सिर्फ नौकरी की तलाश करता है। चाहे उसे जो नौकरी मिले, वह मिलने वाली पहली नौकरी को करने लगता है। और क्योंकि उसे अनिर्णय की आदत पड़ गई है, 96% लोग आज ऐसे पदों पर सिर्फ तनख्वाह के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि उनमें किसी निश्चित पद की योजना बनाने के लिए निश्चित निर्णय लेने की शक्ति का अभाव था, और उनमें यह ज्ञान भी नहीं था कि नियोक्ता का चुनाव कैसे किया जाए। निश्चित निर्णय लेने में हमेशा साहस की आवश्यकता होती है, कई बार तो बहुत अधिक साहस की। 56 लोगों ने जब स्वाधीनता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए तो उन्होंने अपने इस निर्णय पर अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। जो व्यक्ति किसी पद को हासिल करने के लिए निश्चित निर्णय पर पहुंचता है और जीवन में अपने सेवाओं को वही कैंट वसूल करता है जो वह चाहता है, वह अपने इस निर्णय पर अपने जीवन को तो दांव पर नहीं लगाता है। आर्थिक स्वतंत्रता, अमीरी, अपेक्षित बिजनेस और प्रोफेशनल पद उस व्यक्ति की पहुंच में नहीं है। जो इन चीजों की आशा करने, इनकी योजना बनाने, इनकी मांग करने को नजरअंदाज करता है या इससे इनकार करता है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से दौलत कमा सकता है। जो उस तरह की अमीरी की इच्छा रखे जिस तरह सैमुअल एडम्स ने कॉलोनियों की स्वतंत्रता की इच्छा की थी, आधुनिक वक्त का सबसे बढ़िया उदाहरण फेडरल एक्सप्रेस के फाउंडर फ्रेड स्मिथ है, जिन्होंने निर्णय लेने का साहस किया। जब वो येल विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब उनके प्रोफेसर ने बताया कि निकट भविष्य में एयर फ्राइट ही एयरलाइंस का धन कमाने का मुख्य स्रोत होगा। इसके विपरीत स्थिति ने परीक्षा में बिल्कुल उल्टा लिखा। उनका मानना था कि यात्रियों के लिए जो रूट है वह वस्तुएं ले जाने के लिए उचित नहीं है। उन्होंने पाया कि सामान अधिक होने के साथ उनका किराया कम नहीं होगा। एयर फ्लाइट तभी फायदेमंद हो सकता है जब संपूर्ण रूप से एक नया सिस्टम बनाया जाए।
जो बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों तक भी पहुंच पहुंच बना सके, और किराया पैकेज के हिसाब से हो, ना कि व्यक्तियों के लिए। प्रोफेसर को यह बात गवारा नागवार गुजरी और उन्होंने स्मिथ को बहुत कम अंक दिए। स्मिथ का सिद्धांत यह था कि सभी फ्लाइट एयरलाइन अधिकांशतः रात में उड़नी चाहिए, जब सभी एयरपोर्ट में इतने व्यस्तता ना हो। तब वे अधिक प्राथमिकता वाले सामान को ले जाएंगे जिनके लिए डिलीवरी की रफ्तार किराए से अधिक जरूरी है। ये सभी सामान एक जगह पर एकत्रित किए जाएंगे। उन्होंने अपने शहर मैफिस चुना, जहां से कंप्यूटर द्वारा सारे सामान अलग अलग किए जाएंगे और उनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए लोड किए जाएंगे। छोटे शहरों को सामान भेजने का तंत्र मजबूत करने के बाद ये जहाज संपूर्ण देश और पूरे विश्व के लिए उड़ान भरने लगेगा। स्मिथ को यह भी विश्वास था कि देश के उद्यम पूंजीपति इस अभिनव विचार पर उत्साहित होंगे और पसंद करेंगे, पर उनकी आशा के विपरीत उन पूंजीपतियों ने बहुत कम इंटरेस्ट दिखाया। पर यह सब स्मिथ को रोकने के लिए काफी नहीं थे। इस प्रोजेक्ट के लिए उनका समर्पण और जुनून ही था जिसके द्वारा उन्होंने $91 मिलियन की पूंजी एकत्र कर ली। उस वक्त उनकी प्रतिस्पर्धा कंपनियों को यह महसूस हुआ कि स्मिथ का विचार उनकी इंडस्ट्री के लिए संभावित खतरा है। सभी एयरलाइंस ने नागरिक वैमानिक बोर्ड में स्मिथ की जरूरी अनुमति न मिलने के लिए भरसक कोशिश की। स्मिथ की टीम को वहां के संविधान में एक कमी नजर आई। जहाज पेलोड पेलोड 7500 पाउंड से कम है, उन्हें कैब के अनुमति की आवश्यकता नहीं है। स्मिथ आगे बढ़े और उन्होंने कई छोटे जेट का निर्माण करवाया। उन्होंने अपना मुख्य ऑफिस मैफिस पर रखा और यह सर्विस देश के 75 शहरों के एयरपोर्ट में शुरू कर दी। फेडेक्स देश के विभिन्न भागों से सामान मैफिस में पहुंचाता, जहां उन्हें अलग किया जाता और तुरंत फिर से उनके गंतव्य में पहुंचने के लिए रीशिप किया जाता। स्मिथ ने सभी वस्तुओं को पहुंचाने के लिए 24 घंटे का अपना टारगेट सेट किया और यह गोल लगभग हर बार पूरा किया। कठिन परिश्रम और इतने प्रयासों के बाद भी कंपनी को पहले 4 वर्षों में भारी नुकसान हुआ। यह नुकसान लाखों डॉलर का था। निवेशकों की इस बात की विशेष चिंता होने लगी थी। नुकसान के बावजूद निवेशकों ने स्मिथ को जिम्मेदार ठहराया, यहाँ तक कि उन्हें कंपनी से निकालने के बारे में विचार किया, परंतु स्मिथ का विश्वास नहीं डगमगाया। उसका साहस कभी कमजोर नहीं पड़ा। उन्होंने कई विशेषज्ञों को कंपनी में लिया और दिन रात काम पर जुट गए। अगले वर्ष फेडरल का राजस्व $75 मिलियन कर दिया, यानी $3.6 मिलियन का मुनाफा। फैक्स की प्रतिस्पर्धा वजह से चिट्ठियां और डॉक्यूमेंट्स के लिए फेडेक्स का उपयोग नहीं होता था। इसके सिवाय एक और प्रतिस्पर्धी थी, वह थी पोस्टल सर्विसेज, जो एक रात्रि और कम मूल्य में चिट्ठियां भेजती थी। इन सब के बावजूद स्मिथ ने नयापन और समर्पण जारी रखा, जिससे फेडरल वस्तुएं ले जाने के लिए निरंतर सुधार करता रहा। अध्याय 7 सुव्यवस्थित योजना में हर तरह की सर्विस के बारे में बताया गया है। किस तरह आप अपेक्षित नियोक्ता और मनचाही सर्विस चुन सके। यह सुझाव तब तक कारगर नहीं साबित होगा जब तक आप इन योजनाओं को एक्शन प्लान में नहीं ढालते हैं। मैम म्यूट हो आप। यानी मैंने पूरा चैप्टर नहीं देखा, बट इतना समझ आ गया कि जो चीज करनी है उसे ठान लो, उस पर एक्शन करना बहुत जरूरी है और लगे रहना। उस एक्शन पे फेल होंगे, स्टार्टिंग में फेलियर होता है क्योंकि स्टार्टिंग में वो एक्सपीरियंस नहीं होता, बट हम अपनी हर गलती से ना कुछ सीखते हैं। क्या होता है, हम और अच्छा और अच्छा और अच्छा और लास्ट कामयाबी हमें है ना। जी
आप बताए गोल्डी जी। यस मैम, आज का जो हमने इनकी चैप्टर पढ़ा है तो उसमें ये है कि अपने लक्ष्य को पहले निश्चित करना और उस लक्ष्य को निश्चित करके उसके लिए प्रयास करना। अगर बिजनेस से रिलेट करें तो हमारा फिर वहीं आता है गोल सेटिंग। पहले नंबर आप गोल सेटिंग करें और उस गोल को पाने के लिए आप कितना प्रयास करते हैं। तो जब आप उसको प्रयास करते हैं तो उस गोल को पूरा कर लेते हैं, अपने मन की लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं। जैसे अभी मैन की यहाँ पे स्मिथ का भी बताया गया कि उन्होंने जब मैन की सामान के लिए किया तो उनको कंपनी ने लॉस भी हुआ। लॉस होने के बाद कहना चाहिए उनको कंपनी से निकालने का भी रहा, लेकिन फिर बाद में वो अडिग रहे जब, तो उनको सफलता मिली है। तो ऐसे ही जब हम इनकी बिजनेस में अडिग रहते हैं, क्या होता है, कभी लॉस भी होता है, कभी हमें रिजेक्शन भी मिलते हैं, लेकिन रिजेक्शन के बाद भी अगर हम वहां पे अडिग रहते हैं और बिजनेस में बने रहते हैं तो हमें सफलता आगे जरूर मिलती है। हाँ, यही है सबसे पहले हमेशा हर चैप्टर में एक निचोड़ अगर आपने देखा होगा ना, तो कहीं ना कहीं वो क्या पहुंच रहा है, अपना गोल सेटिंग और उस पे एक्शन। अब है ना, हाँ। बट क्या हो रहा है कि हम लोग गोल सेट नहीं करते सही से और उस पे एक्शन नहीं लेते। अगर सेट कर देते तो उस पे एक्शन नहीं लेते, और एक्शन एक्शन तो तब करेंगे जब गोल सेट हो। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है हमारे बिजनेस के लिए कि अपना गोल सेट करें, चाहे छोटा बड़ा जो भी है। गोल सेट करोगे तो अपने आप माइंड में वो कहते हैं ना कनेक्शन जाएंगे, माइंड को वो इंडिकेशन जाएंगे कि हाँ उस गोल को पूरा करने के लिए मुझे काम करना है, तभी पूरा हो, है ना। तो गोल सेटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो टीम में हर, देखो किसी को भी नए को लेके आते हो ना, तो टीम में हर बंदे का गोल सेट करवाओ। फर्स्ट यही होना चाहिए उसका गोल क्या है, क्यों वो ये बिजनेस करना चाहता है या चाहते हैं। जब वो सेट हो जाएगा ना तो उसके अकॉर्डिंग उनको पास करो कि ये कैसे पूरा होगा। ठीक है, उनको गाइड करो ताकि वो उस एक्शन उसमें उसको एक्शन में कन्वर्ट कर सके। अब हम क्या करते हैं, गलती क्या होती है, ज्वाइन करा दिया, एक ऑर्डर लग गया, प्रोडक्ट यूज करो बस। अरे भाई, कब तक वो प्रोडक्ट सिर्फ यूजर बन के रहे। कोई अगर इस बिजनेस में प्रोडक्ट तो बाहर भी मिल रहे हैं ना, मिल रहे कि नहीं। सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने को इस बिजनेस में नहीं आता, उसका कोई ना कोई एक ऐसा सपना होता है जो उसको लगता है कि शायद यहाँ से पूरा हो सकता है ना। तो इसलिए इस बिजनेस में आया। तो उस गोल को आपको पहचानना और उसको उसके गोल को मतलब उसको बताना और उसके अकॉर्डिंग उसको एक्शन में कन्वर्ट कराना हमारी जिम्मेदारी। जब तक वो एक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा, गोल सेट नहीं होगा, तब तक लाइफ में कोई अचीवमेंट नहीं होगी। तो बहुत जी जरूरी है। तो टीम के एक एक मेंबर को मैं भी कहती हूँ कि सिर्फ ज्वाइन करा के मत छोड़िए, ज्वाइन करा के उनका एक एक चाहे पर्सनल काउंसलिंग करनी पड़े, उनको बात कीजिए कि वो एक्चुअली इस बिजनेस में क्यों आए, रीजन क्या है बिजनेस में आने का। कोई भी छोटा रीजन बड़ा रीजन कुछ भी हो, कुछ ना कुछ ऐसा क्लिक किया होगा जब उन्होंने आपको आधार कार्ड शेयर किया। कोई ऐसे तो आधार कार्ड बांट नहीं रहा, तो ये लो सब लोग ले लो, है ना। तो कोई एक सपना होगा जिसकी वजह से वो इस बिजनेस में आए हैं। अब सोचो कि अगर हम उस सपने पे काम नहीं करेंगे, उनको उस सपने को पूरा कैसे करना है वो बात नहीं देंगे, तो वो बिजनेस पे कितने दिन टिके। क्या वो सिर्फ सामान खरीदते हैं, वो किसी सपने के साथ आए। तो वो सपना उनको दिखाना, फ्यूचर दिखाना बहुत जरूरी है, तभी वो इस बिजनेस में काम करेंगी। ये ध्यान रखिएगा, टीम में ये बहुत जरूरी है इन चीजों पर काम करना, क्योंकि एक्चुअली हम इन पे काम करते नहीं। लोगों के गोल सेट नहीं करवाते, उनका विजन बोर्ड नहीं बनवाते। जब तक चीजों को हम देखेंगे नहीं, हम करेंगे नहीं, हमारा माइंड है ना उसको हमेशा वो देना पड़ता है कि हाँ काम करना है। तो सिग्नल कब मिलेगा, जब चीजों को आप देखोगे तभी तो मिलेगा ना कि हाँ मुझे, मैंने ये कह दिया है तो मुझे तो ये करना है, मैंने ये लगा रखा है यार ये नहीं करूंगी तो कैसे होगा। मतलब एक अपने अंदर से आवाज आती है, तो फिर क्या होता है कि हम उसको एक्शन करते हैं। तो बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला चैप्टर फिर कल स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर भी, कितने चैप्टर हो गए इसके, 9th है ना हमारा। जी मैम, 15 चैप्टर टोटल। ठीक है, कोई नहीं।